धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश पुलिस एक के बाद एक ऐसी हरकत, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हरकत कर रही है जिससे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिसिंग को इतना नाकारा बना के क्यों रख दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। बुलंदशहर का मामला आपके सामने है। जूता बेच रहा था एक नासिर नाम का गरीब, पटरी पे जूते के सोल पे लिखा हुआ था ठाकुर। पुलिस आई, गिरफ्तार करके ले गई। उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर दिया। मामला जब मीडिया में गया तो उसको छोड़ दिया और वो धारा उससे हटा दी। इसके अलावा कई और जगह से भी लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि कुछ हिंदूवादी ताकतें आती हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो हंगामा करते हैं, बवाल करते हैं और पुलिस आनन फानन में FIR दर्ज करके उन लोगों को जेल में डाल देती है। लेकिन बाद में मामला कुछ और निकलता है। तो इससे जहां पुलिस की काबिलियत पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पुलिसिंग सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोनों सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व DG विभूति नारायण राय जी जुड़ रहे हैं। वो वर्धा में स्थित महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के 5 साल वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो उनसे ही समझेंगे कि आखिर पुलिसिंग क्या है और पुलिस क्या है। बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश के DG रहे हैं, आपको तस्वीरें देख के एहसास तो हो रहा होगा कि कैसे पुलिस जो है अपनी गरिमा गिरा रही है। बुलंदशहर में आपने देखा होगा। देखिए, बुलंदशहर वाली जो घटना हुई है, इससे मिलती जुलती कई घटनाएं पिछले कुछ महीनों में हुई है। ये कम्युनिटी पुलिसिंग के बेहतरीन उदाहरण हो सकते थे। ऐसी पुलिसिंग जहां जनता की भी भागीदारी हो, जनता पुलिस की तरह जिम्मेदार अपने को महसूस करे और पुलिसिंग में कानून कायदा लागू करने में, अपराध रोकने में पुलिस की मदद कर सके। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का एक मॉडल है जो बहुत अच्छा मॉडल हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि ये उत्तर प्रदेश में ये सारी घटनाएं जो हुई हैं, ये सांप्रदायिक विद्वेष और दुर्भावना से हुई है। चाहे वो गोकशी, जो गाय तस्करी रोकने के नाम पर एक खास तरह की भीड़ की भागीदारी दिखाई दे रही थी, या लव जिहाद के नाम पर आप अक्सर पा रहे हैं कि कुछ संगठन सक्रिय हो जा रहे हैं और जाकर के पुलिस का काम करना शुरू कर दे रहे हैं। या अभी ये जूते वाली घटना भी जो है, ये भी पुलिस तो बाद में पहुंची है। किसी नागरिक ने ही जा करके ये शोर मचाया कि साहब देखिए इस पर ठाकुर शब्द लिखा हुआ है। तो ये धार्मिक भावनाएं उभारने का काम कर, धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है ये व्यक्ति। तो ये तो एक बहुत ही खराब उदाहरण कम्युनिटी पुलिसिंग के मिल रहे हैं। ये उदाहरण इसलिए भी खराब हो जा रहे हैं क्योंकि जो लोग इस तरह की भावनाएं भड़का रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी से जुड़े, किसी सत्ता पार्टी के किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। और पुलिस बिना कुछ सोचे समझे उनकी शिकायत पर दौड़ पड़ती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्हें ये लगता है कि अगर वो इनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब आप इसी मामले में देखें, ये कोई ब्रांड है, पहली बार मैंने भी इस ब्रांड को सुना है, लेकिन ठाकुर शब्द लिखा हुआ है, किसी ब्रांड का जूता है। इसका मतलब कोई ठाकुर ब्रांड से कोई जूता बना रहा है बाहर कहीं। ये तो एक गरीब फुटकर विक्रेता है और वो फुटपाथ पे बेच रहा है। उसकी हैसियत आप इसी समझिए, कोई इस लायक भी नहीं है कि कोई शोरूम बना सके, कोई बड़ी दुकान ले सके, कोई सेल्समैन रख सके। वो खुद ही बेचारा जाके लाता होगा कहीं से थोक में और फिर खुदरा में बेचता है। लेकिन वो एक शिकायत है, फौरन पुलिस दौड़ी चली आई, 153B का मुकदमा उसके खिलाफ कायम कर लिया गया और बाद में जब छीछा लेदर हुई तो फिर वो धारा हटा दी गई क्योंकि उसका तो कोई दोष ही नहीं। ये तो कांड, हालांकि मैं इस ब्रांड के बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन अखबारों में पढ़ के समझ में आ रहा है कि बहुत दिनों से चल रहा था और प्रदेश के तमाम हिस्सों में इसी तरह के गरीब जो फुटकर बेचने वाले हैं, फुटपाथ पे बैठ करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। ये तो पर्टिकुलर व्यक्ति चूंकि मुसलमान है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। तो ये एक तरह से ये कम्युनिटी पुलिसिंग का एक खराब उदाहरण उत्तर प्रदेश में इस समय दिखाई दे रहा है। मैं आपसे सिस्टम को समझना चाहता हूं सर। मान लीजिए अगर किसी की भावनाएं आहत हुई, उसे लगा कि ठाकुर लिखा हुआ है जूते पर, वो पुलिस के पास गया, तो पुलिस कम से कम जांच करती। वो व्यक्ति तो बेच रहा है, ये प्रोडक्ट आखिर बना कहां से? उसने बना तो दिया नहीं था, पुलिस को उस पर काम करना चाहिए था ना सर। नहीं, मैं तो आपसे यही अभी अर्ज कर रहा था, ये जो जल्दीबाजी है वो सिर्फ इसलिए है कि ये जिस व्यक्ति ने शिकायत की वो एक खास तरह के संगठन से जुड़ा हुआ है और ये क्या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काएगा? जो बेच रहा था यही व्यक्ति सांप्रदायिक भावनाएं भड़का देगा। तो इसलिए पुलिस बिना कुछ सोचे समझे, बिना जांचे विचारे, बिना कोई तफ्तीश किए वो टूट पड़ती है। हालांकि देखिए, ये अगर धार्मिक भावनाएं इससे भड़कती
तो जो ठीक है। निर्माता है वो भी दोषी है और जो बेच रहा है वो भी दोषी, वो टेक्निकली ठीक तो वो सही है। ठीक है। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं एक मॉडल जो पुलिसिंग का नमूना देखना चाहूं, आपकी जबानी सुनना चाहूं, तो मान लीजिए मैं थाने में गया, मैंने एक एप्लीकेशन दी, या मैंने वहां जाके हंगामा मचाया 10 लोगों को ले जाके कि ठाकुर के नाम से जूता बन रहा है, तो पुलिस की भूमिका जो होनी चाहिए अब यहां से स्टार्ट, वो किस तरीके से होनी चाहिए, इस पूरे मामले से ही बताइए एग्जाम्पल देके। देखिए सही बात तो ये है कि पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए थी। ये उस आदमी ने तो जूता या चप्पल जो भी बेच रहा था बनाया नहीं होगा, ये तो बनाया किसी फैक्ट्री वाले ने होगा। वो फैक्ट्री वाला कहाँ है, बना रहा, उसकी भावना क्या थी। हो सकता है उसकी कंपनी ठाकुर नाम से रजिस्टर्ड हो। ठाकुर होना अपने आप में, ठाकुर नाम से वो साबुन भी बना सकता है, कोई ट्रक का भी पार्ट बना सकता है, टूथपेस्ट बना सकता है, तो जूता बनाया है उसने। और वो पता नहीं कितने सालों से बेच रहा था। ये तो हल्ला हंगामा तो अभी हुआ है ना, तो उसको देखना चाहिए था, बजाय इसके कि गरीब आदमी के ऊपर झपट पड़ो, एक केस रजिस्टर कर लो या उसे हैरेस करो। फिर जब कानूनी सलाह मिल जाए कि भाई इसमें कोई केस नहीं बनता तो उसे खत्म कर दो। लेकिन हैरेसमेंट तो उस आदमी का हुआ ना। ठीक है, हैरेसमेंट उस आदमी का हुआ है, पुलिस को जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया है। जो हमारे पास जानकारियां हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। अब उस व्यक्ति से 153 धारा जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की थी, धार्मिक भावनाएं भड़काने की थी, वो हटा दिया। 323 504 का एक मामला रह गया है और जांच उसके जरिए की जा रही है। उससे पूछा गया जूता कहां से लाया, तो उसने ले जाके गाजियाबाद की एक दुकान पे बिठा दिया। गाजियाबाद का दुकानदार, क्योंकि उसका नाम तो नासिर था नहीं, उसको तो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे एकदम। उससे पूछा कि भैया तेरे पास जूता कहां से है, उन्होंने कहा साहब मैं तो दिल्ली से लाता हूं। बाद में जांच करके पता चल रहा है कि आगरा में कोई 2 कंपनियां हैं, ठाकुर शूज के नाम से और ठाकुर फुटवियर के नाम से। पहले ये एक ही कंपनी होती थी, बाद में जब ये परिवार में बंटवारा हो गया तो 2 कंपनियां बन गई। यानी कि ये तो बाकायदा रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो जाके पहले जो जिन अधिकारियों ने रजिस्टर्ड किया है ठाकुर के नाम से, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। नहीं नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। फिर इसमें सांप्रदायिक भावना क्या है। मैं राय मेरा सरनेम है, मैं अपनी अभी राय डेयरी खोल दूं और मैं दूध बेचने लगूं राय ब्रांड का, तो क्या ये कोई जो राय जो लोग लिखते हैं उनका कोई अपमान हो गया। ये तो एक बड़ा मूर्खतापूर्ण किस्म का मामला था। क्योंकि भारत एक उस तो अर्थों में, उन अर्थों में सभ्य राज्य नहीं है। अगर कोई सभ्य राज्य होता तो उसे कंपनसेट करता। जिस नागरिक को आपने इतना हैरेस किया, 2 दिन तक उसे दौड़ाए, उसकी सारे अखबारों में उसकी छीछा लेदर हुई, उसको उसका रोजगार गया, 2-3 दिन कम से कम वो अपनी दुकान पे नहीं बैठ पाया होगा डर के मारे। अब तो शायद वो इस ब्रांड को बेचे भी ना। तो उसको राज्य को कंपनसेट करना चाहिए, राज्य को उसको मुआवजा देना चाहिए। जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में आज पुलिस ने अपना दिमाग चलाना छोड़ दिया है, या अपना सम्मान की अब उसे कोई परवाह नहीं है, या वो कानून के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है, भगवा ब्रिगेड के हिसाब से पूरी तरह नतमस्तक हो चुके हैं? और इसमें डीजीपी की क्या भूमिका है, वो अपनी पुलिस के मान सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? देखिए ये दुर्भाग्य है, ये सिर्फ इसी सरकार का वो नहीं, मैं तो कहूंगा कि इसके पहले की भी जो सरकारें थी वो पुलिस का दुरुपयोग करती रही हैं। पुलिस जो शाहे वक्त होता है, जो हाकिम वक्त है, उसका चेहरा देख करके काम करती है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। इसमें बहुत व्यापक पुलिस सुधारों की जरूरत है। मेरे ख्याल से एक बहुत लंबा कार्यक्रम इस पे हमें करना पड़ेगा पुलिस सुधारों पे, क्योंकि वो पुलिस सुधार हो नहीं रहे हैं। तो लिहाजा पुलिस जो शासक दल है या तो उसका चेहरा देखती है, या शासक दल से जुड़े जो संगठन इलाकों में काम करते हैं, शहरों में, गांवों में, कस्बों में, उनको देख के काम करती है। तो उससे ये जो दुर्व्यवहार होता है नागरिकों के साथ, ये उनकी वजह से होता है। बदायूं वाली घटना आपको याद होगी, उघेती के उस थानेदार को 3 दिन बाद जाके सस्पेंड किया, जो कह रहा था कि इस महिला का ना कोई गैंगरेप हुआ है ना मर्डर हुआ है, मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, सिर्फ उसको सस्पेंड ही क्यों किया गया सर? तो सही बात है, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा बनता है। जितना मैंने पढ़ा है उसको भी जेल जाना चाहिए, उसके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में तो आप ज्यादातर थानों में, वो एक ऐसा थाना चूंकि उसमें एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आ गई, वो अखबारों में आ गई, ज्यादातर थानों में मुकदमे नहीं लिखे जा रहे, एफआईआर नहीं दर्ज होती है। ये पुराना रोग है। ये भी मैं कहूंगा कि इसी सरकार का ये पाप नहीं है, पुराना रोग है। और इसके लिए कोई सरकार बहुत चिंतित इसलिए नहीं होती कि अगर आप मुकदमे नहीं लिखते तो आंकड़े कम होते हैं। आंकड़े कम होते हैं तो आप अखबार में बयान दे सकते हैं साहब हमारे जमाने में अपराध कंट्रोल में है। ये बहुत बड़ा विषय सर्किल है जिससे बचना चाहिए। ये बदायूं वाली जो घटना हुई है, ये तो सिर्फ इसी तरह रुक सकती है जब सरकार सुनिश्चित करे कि 100% एफआईआर दर्ज हो। वो नहीं दर्ज हो रही। मेरा तो मानना है कि 15-20% भी एफआईआर थानों में दर्ज नहीं होती।
बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 15 से 20% भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, और इसके लिए पता है क्या फार्मूला अपनाया जाता है कि देखिए हमारे दौर में इतने कम केस दर्ज हुए, जब एफआईआर दर्ज नहीं होंगे तो फिर इस तरीके से बताएंगे। लेकिन मैं आपके सामने झांसी के खबर का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक पुलिस वाला रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, सीपरी बाजार का वो रहने वाला है, और वहां पे उन्हें देखा एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ है। वहां उसके पति से कहा कि ये कौन है, उसने कहा मेरी पत्नी है। कि नहीं, तू इसको भगा के लाया, चल मैं तुझे थाने लेके चलता हूं। और रास्ते में मोटरसाइकिल पे से उसको पति को उतार दिया और पत्नी को ले जाके मेडिकल कॉलेज के पीछे जहां मॉर्चरी हाउस है वहां पे उसका रेप किया। ऐसा सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है सर। हाँ, ये बड़े शर्मनाक घटना है। देखिए, जब तक कि बहुत सख्त कार्रवाई, जैसे ये आप विच हंटिंग मत करिए, आप हवा में मत वो करिए, लेकिन जब जैसे ही कोई ऐसा मामला पकड़ में आए तो उसको पहले तो बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसा आदमी डिजर्व नहीं करता कि वो पुलिस फोर्स में रहे। दूसरे, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करिए, उसे जेल भेजिए। जैसे ये इंस्पेक्टर जो है बदायूं वाला, जिसने मुकदमा नहीं कायम किया है, मैं जानता हूं अभी इसे सस्पेंड किया, 2-3 महीने के अंदर ये बहाल भी हो जाएगा और उसी के आसपास किसी थाने में फिर आ जाएगा। ये जब ऐसा कोई मौका मिल जाए तो इतनी क्रूरता के साथ राज्य को, इतनी सख्ती के साथ राज्य को व्यवहार करना चाहिए, ताकि दूसरों की हिम्मत ऐसा न पड़े। अगर उस इंस्पेक्टर को फौरन बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड करना कोई अपने आप में सजा नहीं है, बर्खास्त किया जाए, उसे जेल भेजा जाए, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराना तो किसी भी नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। आपने उसको उसके अधिकार से वंचित किया तो वो करे। और ये झांसी वाला भी जो मामला आप कह रहे हैं, अगर ये आ गया तो इसका मतलब है कि उस सिपाही, आप बल्कि उन अफसरों को सजा दे जो अफसर 3 दिन बाद सस्पेंड करते हैं, उन अफसरों को सजा दीजिए, फिर दूसरा कोई अफसर इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। झांसी वाला मामला ऐसा ही होगा, मैं पूरा जानता नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि वहां भी उसके खिलाफ ऐसे ही कोई लिपापोती हुई होगी उस सिपाही के खिलाफ। जी जी जी, बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि जिन अफसरों ने इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने में देरी की उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। झांसी वाले मामले में मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, वो पुलिस वाला गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अब मैं आपके सामने गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। आपको याद होगा गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी थे वैभव कृष्ण, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। बाकायदा उन्होंने एक लेटर भी लिखा शासन को कि यहाँ पर जिले बिक रहे हैं, एसएसपी जिला खरीदता है और फिर बाद में थाने बेचता है। तो उत्तर प्रदेश में इसलिए भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसलिए भी पुलिसिंग बिगड़ रही है। देखिए, वैभव कृष्ण का मामला तो बड़ा एक क्लासिकल मामला। वैभव कृष्ण की एक अच्छी रेपुटेशन थी, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरी कभी ना वैभव कृष्ण से मुलाकात हुई ना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद ये लोग सर्विस में एसपी एसएसपी हुए होंगे। तो लेकिन मैं सुनता रहता था, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन थी। और अगर उस अफसर ने कुछ लोगों के टेप रिकॉर्ड किए और सरकार को बताया कि देखिए सौदेबाजी हो रही है तबादलों के लिए और तैनाती के लिए, तो सरकार को ज्यादा सीरियसली और सिंसियरली उसमें काम करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि देखिए, विच हंटिंग नहीं करनी चाहिए सरकार को, एक कोई जनरलाइज किस्म का स्टैंड नहीं लेना चाहिए, लेकिन जहां स्पेसिफिक मामला पकड़ में आ जाए वहां सजा ऐसी देनी चाहिए कि दूसरों की रूह थर्राए, दूसरे वो उस तरह का काम करने में कांपे। लेकिन वो लिपापोती हो जाती है। मुझे नहीं पता कि वैभव कृष्ण को तो शायद सस्पेंड कर दिया गया, जहां तक मैंने अखबारों में देखा था। बाकी किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में विजिलेंस ने जब जांच की तो उसमें जो यहाँ इनसे पहले अजय कुमार पाल, अब अजय पाल शर्मा जो यहाँ एसएसपी रह चुके थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज जरूर हुई है, मामले की जांच चल रही है। इसी मामले से जोड़ते हुए अगर मैं आपके सामने गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट क्या लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत का मामला उठाऊं और ये कहूं कि ये सरकार जो इस वक्त प्रदेश में चल रही है, जो कहती है हमने अच्छी पुलिसिंग कर दी है, कानून व्यवस्था सुधार दी है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, तो ना ये पुलिसिंग अच्छी कर पाई, ना ये भ्रष्टाचार खत्म कर पाई, वो दिख रहा है 25 लोगों के मरने के बाद। देखिए, मुरादनगर वाली चीज पर तो मैं थोड़ी तारीफ करूंगा इस अर्थ में कि वहां सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की। बहुत दिनों बाद मैंने सुना कि कोई जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार ये गिरफ्तार हुए हों, जो ईओ जो उनकी सुपरवाइजरी अफसर थी वो गिरफ्तार हुई। तो इसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि ईओ और जेई जो सरकारी अफसर हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनको नौकरी से निकाला जाए, ताकि वो दोबारा इस तरह कार्रवाई ना, इस तरह की हरकत ना कर पाए। और ठेकेदार को कुछ ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरे ठेकेदारों के लिए सबक हो। लेकिन होता नहीं। देखिए, ये मामला खत्म हो गया, 4-6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे। वो जो त्यागी नाम का ठेकेदार है वो भी बाहर आ जाएगा, किसी दूसरे नाम से फर्म बना लेगा और फिर ठेका लेने लगे। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है जो उत्तर प्रदेश कम से कम उसमें तो भ्रष्टाचार बहुत विभत्स रूप से, बड़े अश्लील तरीके से आपको दिखाई देता है। आपने सही कहा कि अधिकारियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो ठीक है, लेकिन 420 की धारा नहीं लगाई गई है, यानी कि धोखाधड़ी का जिक्र एफआईआर में नहीं है। पर क्यों चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर।
सही बात है। अब ये मेरे दिमाग में भी आया कि वो चेयरमैन तो इमीडिएट मतलब चेयरमैन के सुपरविजन में ही सब कुछ होता है। जी। चेयरमैन को भी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तफ्तीश के दौरान उनके रोल को भी देखना चाहिए। अब आखिर में फिर वापस वहीं आते हैं पुलिसिंग पर। क्या पुलिसिंग ये है कि कोई आदमी जाए कि साहब फला ने मेरे साथ मारपीट कर दी, पुलिस एफआईआर दर्ज करे और उसको जेल भेज दे? या अच्छी पुलिसिंग ये है कि उसकी तहरीर के आधार पे मुकदमा तो दर्ज हो जाए और जांच के बाद जो कार्रवाई बनती हो वो की जाए? नहीं, आपने बहुत सही कहा। देखिए, कोई आकर के किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर वो देता है, उसका जिक्र करता है, तो एफआईआर दर्ज करना तो पुलिस की मजबूरी है, मजबूरी होनी चाहिए। अभी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी तो तब आपको करना चाहिए जब आप तफ्तीश करके और सुनिश्चित कर लें कि हाँ, इस होता ये है कि वो एक तो एफआईआर ही नहीं दर्ज करना चाहते और नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय कहीं भी जाके आप देख लिए 15-20% से ज्यादा एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। फिर जब एफआईआर दर्ज करने के नौबत आ जाती है तो कोशिश करते हैं कि जो वादी है उसी से 2-4 लोगों को नामजद करा लें, ताकि उनको बड़ा आसान है, जाके उनको गिरफ्तार कर लाइए, कहिए साहब ये तो नेम्ड थे, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया। तो ये तफ्तीश तो बहुत जरूरी है। आप किसी भी नागरिक को सिर्फ इसलिए कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई, आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तफ्तीश करनी चाहिए और अगर वो एफआईआर झूठी है, अगर वो झूठी सूचना पुलिस को दी गई है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए भी आईपीसी में प्रोविजन है कि किसी लोक सेवक को अगर झूठी सूचना दी जा रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप अगर उत्तर प्रदेश में आरटीआई से मांगे तो आपको एक केस भी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा जिसमें झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर कार्रवाई की गई। जैसे मेरठ वाला एक केस है, ये जूते वाला बुलंदशहर का है शायद। तो इसमें तो आप जिसने ये सूचना दी थी पुलिस को और इतना जिसकी वजह से एडवर्स पब्लिसिटी भी हुई सरकार की और पुलिस की बदनामी हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि झूठी सूचनाएं दर्ज कराने वाले के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूं, थाने चौकियों तक जाके खूब काम किया है। पुलिस का एक चरित्र नहीं बन गया भैया, उसने एप्लीकेशन दी, हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, हम फालतू के झगड़े में घुसना पड़ना ही नहीं चाहते हैं। क्या यही पुलिसिंग रह गई है क्या सर? नहीं, ये तो गलत है। सही बात, आपने बहुत सही पकड़ लिया कि एक तो एफआईआर दर्ज नहीं करते, जब मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़े तो कोशिश करते हैं कि जो कंप्लेनेंट है उससे कुछ लोगों को नामजद करा लें, ताकि कुछ करना ही नहीं है, उसमें नामजद है, जाके आप पकड़ ले आए, कुछ इधर उधर चीजें इकट्ठी करके और आपने तफ्तीश खत्म की और कोर्ट में भेज दिया। इसीलिए तो आप देखते हैं मुश्किल 10-15% कन्विक्शन हो पाता है उत्तर प्रदेश में। मुझे एग्जैक्ट रेट तो नहीं याद है, लेकिन मुझे लग रहा है 10% भी शायद मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। बहुत कम कन्विक्शन होता है, तो अदालतों में जाकर के सब छूट जाते हैं। तो तफ्तीश तो अच्छी प्रोफेशनल, जिसे आप कह सकते हैं कि विधि सम्मत कानून कायदे को ध्यान में रख करके तफ्तीश की जानी चाहिए। अमेरिका आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि वहां पे एक हंगामा हो गया है। कुछ दिन पहले का मैं आपके सामने एक वाकया जिक्र करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के पुलिस ऑफिसर को कुछ डांट डपटने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट ये आपका काम नहीं है, हमें हमारी ड्यूटी पता है। तो ये पुलिसिंग हमारे यहाँ देखने को कब मिलेगी कि हमारी पुलिस ऐसे पलट के बोल दे? देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि एक भारतीय होने के लिए मुझे शर्म है कि मैं ये कह रहा हूं कि भारत बहुत सभ्य समाज नहीं है। सभ्य समाज में इस तरह की पुलिस करती है। सभ्य समाज में अगर जिस नागरिक को हैरेस किया गया है, ये बुलंदशहर वाला एक गरीब आदमी जो जूता बेचने के नाम पर जिसको लाके बंद कर दिया गया, सभ्य समाज को इसको कंपनसेट करना चाहिए। उसी तरह सभ्य समाज होगा तो पुलिस में ये इतना नैतिक साहस आएगा कि वो अपने मुख्यमंत्री को या अपने प्रधानमंत्री को कह सके कि प्लीज शट अप। आपके जैसे आपने जिस पुलिस ऑफिसर का उदाहरण दिया, उसने कहा कि राष्ट्रपति जी अगर आपके पास कहने के लिए कोई बहुत सेंसिबल बात ना हो तो अपना मुंह बंद रखें। तो ये तो तभी होगा ना, जब देखिए ये एक लंबी प्रक्रिया है, इतनी आसानी से नहीं होगी। बहुत व्यापक सुधारों की जरूरत है पुलिस में, कानून में, हमारे अपने व्यवहार में, मनोविज्ञान में। एक लंबी बहस इस पे की जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, लेकिन जरूरी यह है कि इस पे बहस होती रहनी चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।